हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एल्युमिनियम धातु के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। जो भी सवाल आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हर एक सवाल को ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। आगे बढ़े उससे पहले इस सवाल का जवाब, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई चमोली जिले से। चमोली जिला उस समय उत्तर प्रदेश का पार्ट था, लेकिन आज के डेट में ये उत्तराखंड का हिस्सा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आज के डेट में चमोली जिला उत्तराखंड का जिला है, इसीलिए उत्तराखंड हमारा आंसर होगा। उस समय जिस समय इस आंदोलन की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश का पार्ट था। तो अगर सवाल ऐसे आता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत चमोली जिला से हुई, वो किस राज्य का हिस्सा था, तो आंसर हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अदरवाइज हमारा आंसर तो उत्तराखंड ही होगा। उसके बाद आज का हमारा सवाल है करंट अफेयर से। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है इन 4 लेखक में कौन है जिन्होंने एक किताब लिखी है जिनका नाम है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया। करंट अफेयर का यह सवाल है, इसका जवाब दीजिए। अब आते हैं आज के टॉपिक के पहले सवाल पे। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या है। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी है? 13। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 है। 10 है आपका नियोन का अक्रिय गैस, 11 है सोडियम का और 12 है मैग्नीशियम का। एल्यूमिनियम का परमाणु भार है। एल्यूमिनियम का परमाणु भार है, परमाणु संख्या आपने देखा 13, परमाणु भार है 27, दुगुने से 1 ज़्यादा। सी हमारा, माफ करना, सी ए हमारा आंसर 27। एल्यूमिनियम का परमाणु भार 27 है। डैश भूपर्पटी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी के भूपर्पटी में, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो धातु पाई जाती है वो है एल्यूमिनियम, और दूसरे नंबर पर है लोहा। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आपको मिल जाएगा पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में जो हमारा समूह संख्या 13 है, ठीक है, समूह संख्या 13 है, इसी को हम लोग 3A बोलते हैं। इसमें मिलेगा आपको बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आप भी ऐसे याद रखो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो समूह संख्या 13 में मिलेगा, इसी को हम लोग 3A बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ डी ब्लॉक का तत्व है, तो ये आंसर नहीं होगा। आवर्त 3 का तत्व है, ये आवर्त 2 का तत्व है, ये आवर्त 3 का तत्व है, ये आवर्त 4 का है, ये आवर्त 5 का है, ये आवर्त 6 का है। हमारा आंसर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि ये आवर्त 3 का तत्व है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 हो जाएगा। तो 3 कोश है तो आवर्त संख्या 3, और क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, 2 से ज़्यादा है, तो इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो समूह संख्या 13। तो समूह 14 का तत्व है कहना गलत हो जाएगा। 4A का तत्व कहना गलत हो जाएगा। जब हम 4A बोलते हैं तो इसका मतलब समूह 14 ही होता है। हमारा आंसर बी। निम्न में कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? कोरंडम, या फिर लिख कर क्या जाएगा नीलम। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। डायस्पोर है, बॉक्साइट है, मेलेकाइट नहीं है। मेलेकाइट कॉपर का अयस्क है। बॉक्साइट का आप फॉर्मूला भी ध्यान में रखें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और कोरंडम का फॉर्मूला Al2O3, सिंपली एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें आपको .2H2 लिखना है, इसमें केवल Al2O3 लिखना है, ये कोरंडम का हो जाएगा। कम से कम इन 2 का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो डी हमारा आंसर। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः डैश अयस्क से वैद्युत अपघटन विधि द्वारा होता है। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः डैश अयस्क से वैद्युत अपघटन विधि द्वारा होता है। अयस्क कौन सा होगा? अयस्क तो यहाँ पर कोरंडम भी होता है, बॉक्साइट भी होता है, क्रायोलाइट भी होता है, लेकिन एल्यूमिनियम को ज़्यादातर निकाला जाता है बॉक्साइट से, ठीक है, बॉक्साइट से। ऑक्साइड अयस्क है, फॉर्मूला ये होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। बी हमारा आंसर। एल्यूमिनियम और डैश के अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। धातु चाहे जल से अभिक्रिया करे, चाहे अभिक्रिया करे अम्ल से, दोनों ही केस के अंदर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। दोनों ही केस के अंदर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है।
अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये 3 जो धातु हैं ये ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। किससे करते हैं? जल वाष्प के साथ। ठीक है, जल वाष्प के साथ। तो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं और करने के बाद हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न होगी। तो आंसर हमारा ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वो बताना है हमें आंसर जिनमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं होती है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन से काफ़ी ऊपर एल्यूमिनियम है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इनके साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित होती है। तो आंसर हमारा ए भी नहीं होता, बी भी नहीं होता, सी भी नहीं होता, आंसर डी होता। सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम घुलकर डैश बनाता है। जो मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो जनरली जो क्षार होते हैं वो उनसे अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्षारों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन 2 धातु आप ध्यान में रखें, जिंक और दूसरा एल्यूमिनियम, हम इन्हें बोलते हैं उभयधर्मी धातु, क्योंकि ये क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं और अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार होते हैं, तो इन क्षारों से ये दोनों धातु अभिक्रिया कर लेते हैं। अब देखो, अगर इन क्षार से, ठीक है, चाहे वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, इनसे जब जिंक अभिक्रिया करेगा ना तो जिंकेट बनेगा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया तो सोडियम जिंकेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया तो पोटेशियम जिंकेट। आपको केवल जिंकेट यहाँ पर ध्यान में रखना है। और अगर एल्यूमिनियम किया तो एल्यूमिनेट बनेगा। हमारा आंसर यहाँ पर एल्यूमिनेट हो जाएगा, बी हमारा आंसर। सेम सवाल हो, अगर हम एल्यूमिनियम को काट दे और जिंक यहाँ पर लिख दे तो हमारा आंसर जिंकेट हो जाता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम है तो हमारा आंसर एल्यूमिनेट हो जाएगा। और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी उत्सर्जित होती है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए, हाइड्रोजन गैस यहाँ भी उत्सर्जित होती है। निम्न में कौन अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करता है? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय, बेसिक, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय, एसिडिक। तो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों जो ऑक्साइड्स हैं ये धातु के हैं, ये जिंक भी धातु, एल्यूमिनियम भी धातु, ये दोनों जो है धातु के ऑक्साइड्स हैं। तो होना चाहिए क्षारीय, लेकिन ये अम्लीय होते हैं और क्षारीय भी होते हैं, इनके पास दोनों नेचर है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे एम्फोटेरिक, उभयधर्मी। ये उभयधर्मी ऑक्साइड्स हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर आप इनका रिएक्शन करवा दो अम्ल के साथ तो ये क्षार बन जाते हैं, अगर आप क्षार के साथ करवाओ तो ये अम्ल बन जाते हैं। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब देखो यहाँ पर एक विकल्प है एल्यूमिना, एल्यूमिना हम लोग बोलते हैं इसी को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। कलीचूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी देखो धातु का ऑक्साइड है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्षारीय हो जाएगा, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। निम्न में किसे मेथेनॉइड भी कहा जाता है? अगर आपको याद हो तो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, जब मैंने ये वीडियो डाला था तो उसका शायद पहले ही वीडियो में मैंने चर्चा किया हुआ है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 जब हम इसका अभिक्रिया करवाते हैं जल के साथ तो मीथेन गैस बनती है। ये एक तरीका है मीथेन गैस बनाने का, ठीक है, कि एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया करवाओ तो मीथेन गैस बनती है। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। इसी को मेथेनाइड कहा जाता है, ठीक है, मेथेनाइड इसी को कहा जाता है। फिटकरी का रासायनिक नाम है, फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। हाइड्रेटेड होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट .24 H2O, या फिर आप सिंपली याद रखो पोटेशियम एल्यूमिनियम का सल्फेट, ठीक है। लेकिन हाइड्रेटेड .20 H2O ये भी आपको, सॉरी .24 H2O ये भी आपको ध्यान में रखना है। केवल एल्यूमिनियम सल्फेट को हम लोग एलम बोल देते हैं, ठीक है, केवल अगर इतना हो तो हम एलम बोल देते हैं, और अगर ये भी लगा है तो पोटाश एलम बोल देते हैं। तो इसे हम लोग, फिटकरी को हम लोग पोटाश एलम भी बोलते हैं, रासायनिक नाम ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर। निम्न में किसे पोटाश एलम भी कहा जाता है? ये कहा जाता है फिटकरी को, रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। कली चूना हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, संगमरमर हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, और बेकिंग सोडा हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। निम्न में किसे एलम भी कहा जाता है? केवल अगर एलम लिखा हुआ है
तो एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। केवल अगर एलम लिखा हुआ है तो एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। अगर इसी में हम पोटेशियम सल्फेट लगा दें, पोटाश एलम हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। मिठाइयों को सजाने के लिए किस धातु के पत्थर का उपयोग किया जाता है? धातु के पास जो है वो आघात वर्धनता की गुण होती है ना। मेलिएबल धातु जो है वो मेलिएबल होती है, उसको हम पीट करके पत्थर बना सकते हैं। तो मिठाइयों के ऊपर जो आप देखते हो, ये जो चमकीले पदार्थ लगे होते हैं ऊपर से सजाया जाता है मिठाइयों को इस पदार्थ से, ये होता है चांदी का पत्थर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिल्वर फॉइल्स होते हैं, ठीक है, चांदी के पत्थर होते हैं ये सारे के सारे जो ऊपर में सजाए जाते हैं। सिगरेट और खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए किस धातु के पत्थर का उपयोग किया जाता है? सिगरेट के पैकेट को खोलने के बाद आपको सिगरेट इसमें लिपटा हुआ मिलेगा, इसके अंदर सिगरेट होता है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये भी एक पत्थर है। खाने पीने के पदार्थों को लपेटने के लिए इस प्रकार का पत्थर का इस्तेमाल होता है, फॉइल का इस्तेमाल होता है। ये सारे जो फॉइल्स होते हैं ये एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम भी धातु है तो इनके ये फॉइल्स होते हैं। सी हमारा आंसर। डैश मिश्र धातु में एल्यूमिनियम की मात्रा सर्वाधिक होती है? मैग्नीशियम, ड्यूराल्यूमिन, निकलॉय, ये सारे मिश्र धातु है एल्यूमिनियम के, ठीक है। और इन सब में एल्यूमिनियम जो है लगभग 95% में होता है। और बाकी के ये सारे मेटल्स होते हैं जो आप एक बार देख सकते हो, इन सारे में एल्यूमिनियम लगभग 95% होता है। तो मैग्नीशियम, निकलॉय, ड्यूराल्यूमिन, ये सारे इनमें से सभी हमारे आंसर। निम्न में किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? पोटाश एलम का इस्तेमाल होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में। जल के शुद्धिकरण में पोटाश एलम का इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा आंसर। निम्न में कौन लाल दवा के नाम से जाना जाता है? लाल दवा भी कहा जाता है और कॉन्डीज क्रिस्टल भी कहा जाता है। कॉन्डीज क्रिस्टल ये पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। बी हमारा आंसर। निम्न में कौन मैंगनीज का अयस्क है? मैंगनीज का एक अयस्क है ऑक्साइड अयस्क, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसी को पायरोलुसाइट कहा जाता है। पायरोलुसाइट मैंगनीज का अयस्क है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। गैलेना, लेड सल्फाइड, सीनेबार, लेड सल्फाइड यानी कि लेड का अयस्क, ऐसे ही सीनेबार है मरकरी का अयस्क, कोरंडम है एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है बर्तन के निर्माण में, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, तो विद्युत के संचालन में, मिश्र धातु के निर्माण में, इनमें से सभी। तो ये हमारा एल्यूमिनियम धातु के वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग एक और वीडियो देखेंगे जिंक धातु के ऊपर, उसके बाद हमारे सारे महत्वपूर्ण जो धातु है वो समाप्त हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।